Okay, good morning everyone. Myself Astha Gupta from Vegan Outreach Organization. जो डिटेल्स मैं ऑर्गेनाइजेशन और अपने बारे में बताती हूँ थोड़ा सा इस वेबिनार को प्रेजेंट करने के पहले। सो वीगन आउटरीच एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रेजेंस बहुत सारे कंट्रीज में है एंड हम लोग फोकस करते हैं सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में कि हमारे जो फूड चॉइसेस होते हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट, एनिमल्स और हमारी पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एंड हमारा जो मेन पर्पस होता है सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम का वो ये रहता है कि जो स्टूडेंट्स तक हम रीच आउट कर रहे हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें फॉर कंपैशनेट लाइफस्टाइल एंड दे कैन आल्सो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड द एनिमल्स एंड दे कैन आल्सो स्प्रेड अवेयरनेस। सो हम वेबिनार स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले नितिन सर, डॉक्टर नितिन तेंदुलकर सर को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने परमिशन दी इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए आप लोगों के साथ में एंड उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया मैसेज स्प्रेड करने के लिए। एंड हमारे साथ में हमारी जो वीगन आउटरीच इंडिया टीम के हेड हैं रिचा मेहता जो डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स इंडिया के, वो भी आज हमारे साथ में जुड़े हैं। हेलो रिचा, हेलो नितिन सर। सर अगर आप कुछ अपने तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू यू। Thank you. SNDT Women's University NSS cell in collaboration with Vegan Outreach webinar, Vegan Outreach NGO. Today we are organizing a webinar on health, planet, food. The students and NSS volunteers from SNDT Women's University from all over Maharashtra are present here. Already I had circulated the message given by Richa, and I sent it to all the program officers and our student leaders and all the colleges to join this webinar, because this is very this new and innovative idea and which is worth in today's world. So, and the subject and the title of the subject is very innovative and new to all. सब ये सब जानते हैं, सबको ये मालूम है कि हेल्थ, प्लैनेट एंड फूड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी बातें बोलने के बाद ही समझ में आती है। सबको सब मालूम रहता है, लेकिन मेनी टाइम्स यू हैव टू मेक देम अवेयर कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर आज चर्चा होने वाली है। मैं एक बार वेगन आउटरीच के जो सब डिग्निटरीज है, जो डायरेक्टर है और जो कोऑर्डिनेटर है, उस सबको मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छे सब्जेक्ट के लिए, अच्छे एक विषय का उन्होंने इधर विवरण किया है और उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उसके बारे में अवेयरनेस हो रहा है, जो एनवायरनमेंट बचाने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके साथ हेल्थ को भी बचाने में भी बहुत फायदेमंद होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे की कार्यवाही करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नितिन सर। आपने बहुत सही एक चीज बोली कि काफी लोगों को पता भी रहता है बट वो उसमें लाइफ में आगे उस टाइप से बढ़ नहीं पाते जब तक उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन ना किया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आज के वेबिनार में जो आप लोगों के लिए काफी नई भी होंगी एंड काफी सारे डाउट्स आएंगे, तो बिल्कुल हम लोग अपने तरफ से पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे जितना भी हो सके। एंड विदाउट एनी डिले मैं वेबिनार स्टार्ट करती हूँ। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, आप लोग अपने Q&A सेक्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहाँ पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं एंड मैं वेबिनार के एंड में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी टाइम लिमिट के अंदर कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आंसर कर सकूं। एंड अनदर थिंग इज कि आप लोगों को अपना अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, बिकॉज ऑटोमेटिकली एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बिना कोई अटेंडेंस दिए आप आराम से पूरा वेबिनार सुनिए एंड जितना भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग एंड में Q&A सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। इन केस अगर बीच में कुछ साउंड का या वॉइस का प्रॉब्लम आता है
तो आप अनम्यूट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कुछ इशू आ रहा है साउंड में। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एंड मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी अटेंडेंस पे क्रिएट हो जाती है सारे अटेंडेंस की। तो आज का जो टॉपिक है हेल्थ प्लैनेट फूड, इंडिविजुअली अगर हम तीनों टर्म्स को देखें तो ये समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हेल्थ मतलब हमारी हेल्थ, हमारे आसपास के लोगों की हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। प्लैनेट मतलब हमारी धरती, हमारा नेचर, हमारा एनवायरनमेंट। एंड फूड मतलब हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, हमारे आसपास के लोग जो कंज्यूम करते हैं। तो ये तीनों टर्म्स इंडिविजुअली तो हमने समझ लिए, बट अगर हम इंटर रिलेट करने की कोशिश करें कि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक चीज दूसरे चीज को कैसे बढ़ावा दे रही है, तो हम ये थोड़ा डिटेल में आज जानने की कोशिश करेंगे। सो हम जब फूड की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वॉट एवर वी कंज्यूम ऑन डेली बेसिस इट इज ओनली लिमिटेड टू अस। लिमिटेड टू अस एज इन कि अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम सही खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ बेटर होगी, या हम अगर गलत खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। सो हम इतना ही सोचते हैं, बट एक्चुअली हमें नहीं पता कि हमारी इंडिविजुअल जो फूड चॉइसेस होती है वो कैसे ग्लोबल इशू बनती जा रही है, नॉट जस्ट फॉर अस बट अ ग्लोबल कंसर्न। अब जैसे आप यहाँ पे टर्म्स देख सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ, अब ना कि सिर्फ हमारी हेल्थ बट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी भी हिंडर होती है। फूड शॉर्टेजेस, जैसे हम वर्ल्ड हंगर इतने साल से सुनते आ रहे हैं। क्रॉनिक डिजीजेस, बहुत सारी जो बीमारियां फैलती हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्लाइमेट चेंज, हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट में जो बदलाव आ रहा है। तो कैसे हमारे पर्सनल फूड चॉइसेस से ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। और सबसे ज्यादा अभी ये जानना तो इनफैक्ट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में है पिछले कुछ सालों से, तो आज के डेट में हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने इस बारे में। अब हम जब फूड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एग्रीकल्चर आता है, हमारे दिमाग में फार्मिंग आती है, वे वी नो कि जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, अनाज उगाए जाते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्ट्री फार्मिंग और व्हाट एग्जैक्टली इज एनिमल एग्रीकल्चर? सो फैक्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल एग्रीकल्चर में एनिमल्स को ब्रीड किया जाता है फॉर वेरियस रीजंस। उनके साथ में जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है ड्यूरिंग फैक्ट्री फार्मिंग या ड्यूरिंग एनिमल एग्रीकल्चर, एंड उन एनिमल्स का किस तरीके से बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। अभी जैसे एनिमल्स से फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, एनिमल से ऐसी बहुत सारी चीजें बनती है जो हम यूज भी करते हैं, ना कि सिर्फ खाते हैं बट हम यूज भी करते हैं। लेदर हो गया, सिल्क वर्म, बहुत सारी चीजें आती है। सो फैक्ट्री फार्मिंग में इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं। एंड आप जो टर्म्स देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, क्विकली आप कुछ सेकंड्स लेके गो थ्रू कर सकते हैं टर्म्स में। तो इस बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि फैक्ट्री फार्मिंग कैसे ये सारी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। और ये सारी जो चीजें आप देख सकते हैं आजकल का ग्लोबल लेवल पे देखें तो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, वही सारी चीजें हैं जो हम सुनते हैं न्यूज में या पेपर्स में पढ़ते हैं या यूजुअली सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। तो ये सारी मेन प्रॉब्लम्स है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, यूजुअली पूरे ग्लोबल लेवल का कंसर्न है। सो इसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले में हम नंबर्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, बट पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है टॉप फर्स्ट पोजीशन पे है फॉर द काउंट ऑफ कैटल एंड बफलोज। दैट मीन्स कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा काउस एंड बफलोज इंडिया में है। एंड फॉर द काउंट ऑफ चिकन इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे है। सो यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि ये नंबर्स जान के हम क्या करेंगे या हमें क्या मिलेगा ये नंबर्स जान के। द थिंग इज कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि इतने एनिमल्स आ कहाँ से रहे हैं अपने देश में, एंड इतने एनिमल्स अगर हैं तो उनके साथ में होता क्या, या फिर जाते कहाँ पे हैं। सो ये सारी चीजें, या फिर उनके साथ में एनिमल एग्रीकल्चर में ऐसी क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, उससे ह्यूमंस और प्लैनेट को भी इफेक्ट होता है। सो ये जो स्लाइड है आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए, जो ये पॉइंट को मैं आगे बहुत अच्छे से स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी जैसे मैंने बात की कि एनिमल एग्रीकल्चर में एनिमल्स का जिस तरीके से यूज होता है वो काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं उससे। तो जब ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, ये यूज करते हैं, बाय करते हैं, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो करती है इससे, नो डाउट, क्योंकि ये सारी चीजें बेची जाती हैं, कंजम्पशन में आती है, यूज में आती है। बट हमें ये नहीं पता कि एनिमल एग्रीकल्चर से जो चीजें हम लोग ले रहे हैं वो इकोनॉमी को ग्रो करने से ज्यादा हमारे हेल्थ को भी डैमेज कर रही है। तो आज का जो टॉपिक है मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एनिमल एग्रीकल्चर हमारे हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को डैमेज करता है,
The second point would be how it is harming the animals, and third it is how it is impacting or creating a mess for the environment. तो ये तीनों पॉइंट्स है. सबसे पहले मैं हेल्थ के एस्पेक्ट से आपको समझाना चाहूंगी, बट बिफोर दैट एक पोल मैं आप लोगों के सामने रखूंगी जो आप लोगों के स्क्रीन पे दिखेगा. अकॉर्डिंग टू यू या अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक फॉर दिस क्वेश्चन, क्या सही है क्या गलत है, आप उसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं. एंड वी आर नॉट हियर टू जज योर आंसर्स. आपके अकॉर्डिंगली आपको जो सही लग रहा है आप उसके हिसाब से आंसर करिए. आप लोगों के स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को. मैं एक बार क्वेश्चन रीड भी कर देती हूँ. डू यू थिंक मिल्क, मीट एंड एग्स आर हेल्दी? क्या आप लोगों को लगता है कि दूध, मांस और अंडा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं? अगर आप लोगों को लगता है हाँ तो आप यस को चूज कर सकते हैं. अगर आप लोगों को लगता है ना तो आप नो को चूज कर सकते हैं. तो यू कैन टेक अ फ्यू मोर सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, आप लोगों के सामने मैं अब रिजल्ट शेयर कर देती हूँ. सो आप देख सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स ने भी आंसर किया उसमें से 86% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर हाँ में दिया है, एंड बाकी जो 14% स्टूडेंट्स हैं इसका आंसर उन्होंने ना में दिया है. सो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी. तो हम जब भी एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो हम यूज इनफैक्ट जो कंज्यूम करते हैं, तो उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे मीट हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया. अगर हम मिल्क से शुरुआत करते हैं, सो काफी टाइम से हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, मतलब बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि मिल्क हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है. हमारे पेरेंट्स भी हमेशा से हमको बोलते हैं कि बेटा 1 या 2 ग्लास दूध तो पी ही लो दिन में. कंप्लीट डाइट माना जाता है मिल्क को. तो हम एक्चुअली जानेंगे कि ये कितना एक्चुअली हमारे लिए हेल्दी है. सो अगर हम चलो बाकी कंट्रीज का छोड़ना, हम सिर्फ इंडिया की ही अगर बात करते हैं. ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी. आप लोगों को अपना अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी अटेंडेंस शीट क्रिएट हो जाएगी. तो आप लोग वेबिनार सुन सकते हैं, आपको अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो हम जब डेयरी की बात करते हैं इंडिया में, सो वी ऑल नो कि इंडिया में डेयरी कंजम्पशन कितना ज्यादा है. मतलब हम मिल्क के फॉर्म में तो लेते हैं, बट उसके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी हम बहुत सारे कंज्यूम करते हैं, जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, बटर मिल्क हो गया, स्वीट्स हो गया, बहुत सारी चीजों में मिल्क का कंजम्पशन होता है, राइट. सो अगर अपने देश में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी डेयरी कंजम्पशन करती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा डिमांड है उसकी, एंड उतना डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतनी सप्लाई की भी जरूरत है. तो इतना मिल्क आता कहाँ से है? फॉर दैट रीजन जो डेयरी फार्म्स होते हैं वहां पे काउज एंड बफलोज को इलीगल हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन. आप उसके बारे में गूगल पे भी पढ़ सकते हैं. तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए होता है उनके शरीर में, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड इतनी ज्यादा है, तो वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतनी सप्लाई चाहिए. एंड इसी रीजन से, जिससे वो ज्यादा दूध दे सके, उनको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है. प्लस जो उनके अडर्स में पस और बैक्टीरिया फॉर्म होता है वो भी मिल्क में आ जाता है. जैसे अब इंसान बीमार पड़ते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स लेते हैं, सिमिलरली जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको भी हाई अमाउंट में एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज डोसेज में, वो भी मिल्क में आ जाते हैं. एंड जो उनको फीड दिया जाता है उसमें भी जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं वो भी मिल्क में आ जाते हैं. तो हमें सिर्फ मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स दिखते हैं, बट उसके पीछे की जो सच्चाई है, उसके पीछे कितनी सारी चीजें मिली हुई है, वो हमें दिखता नहीं है. अब आप इमेजिन करो, कभी भी आप इंटेंशनली इलीगल हार्मोन इंजेक्शन अपने शरीर में नहीं लोगे, या पस या बैक्टीरिया नहीं लोगे, कभी भी जब जरूरत नहीं है तभी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स नहीं लोगे, ऑब्वियसली आप पेस्टिसाइड्स भी नहीं लोगे. बट ये सारी चीजें आपके शरीर में रेगुलर बेसिस पे जा रही हैं, डेली बेसिस पे, क्योंकि आप लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, और ये सारी चीजें मिल्क में मिली हैं. अब हम नेचुरल होने की बात करें कि मिल्क कितना ज्यादा नेचुरल है हमारे लिए, कि एनिमल मिल्क जो होता है वो ह्यूमंस के लिए कितना नेचुरल है. तो नेचुरल की मैं अगर बात करूँ तो नेचुरल मीन्स कि कोई भी फीमेल एनिमल हो गया, जैसे टाइग्रेस हो गई, एलिफेंट हो गए, लायनेस हो गई, गोट्स हो गए, पिग्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, कोई भी जो फीमेल मैमल होती है
वो अपने बच्चे के लिए मिल्क प्रोड्यूस कर रही है उसके पैदा होने के बाद में, एंड वो मिल्क अपने बच्चे को पिला रही है, दैट इज नेचुरल। सेम गोज फॉर ह्यूमंस की जो ह्यूमन फीमेल होती है, व्हेन शी डिलीवर्स अ बेबी, वो बेबी डिलीवर होने के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो अपने बच्चे को पिलाती है। एंड सेम गोज फॉर काउज एंड बफलोज एज वेल। जो काउज एंड बफलोज होती हैं वो जब बच्चा पैदा करती हैं तो वो मिल्क जो प्रोड्यूस कर रही है इट इज फॉर द काफ। तो हमें ये क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए कि अगर इस धरती पर एवरी फीमेल मैमल जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो अपने बच्चे के लिए कर रही है, तो जो गाय भैंस का दूध है वो हम क्यों पी रहे हैं, वो भी तो उसके बच्चे के लिए ही बना है। अभी कभी भी हमने इमेजिन नहीं किया। आप सोचिए कि अगर हमें एक्चुअली बड़े होके भी दूध की जरूरत पड़ती तो हमारी माएँ अभी भी हमारे लिए मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज मिल्क एक बच्चे का पोषण होता है जो उसको कुछ समय तक चाहिए रहता है, एंड आफ्टर दैट उस बेबी को जरूरत नहीं होती है मिल्क की, उसके टीथ आने लगते हैं एंड दैट बेबी कैन कंज्यूम सॉलिड फूड। अब आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हैव यू एवर सीन एनी एनिमल हु कंज्यूम्स मिल्क एज एन एडल्ट? ऐसा कोई भी जीव नहीं है, कोई भी स्पीशीज नहीं है जो मैमल है कि वो बड़े होके, छोटे में तो अपनी माँ का दूध पीता है डेफिनेटली, बट बड़े होके भी वो अपनी माँ का दूध पी रहा है या किसी और की माँ का दूध पी रहा है, नहीं। बड़े होके वो कंज्यूम करते हैं जो नेचर ने उनके लिए बनाया। अब जैसे कार्निवोर एनिमल्स हो गए, बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं, शेर हो गए, भेड़िए हो गया, जो भी एनिमल होते हैं, एंड बड़े होके वो शिकार करके खाते हैं। एंड जैसे हर्बीवोर एनिमल्स हो गए, वो बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं एंड बड़े होके वो घास फूस या फ्रूट्स वेजिटेबल जो उनको खाना चाहिए वो खाते हैं। बट हम क्या करते हैं, बचपन में हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, बड़े होकर किसी और की माँ का दूध पीना चालू कर देते हैं जो हमारे लिए नहीं बना है। अब न्यूट्रिशन के हिसाब से देखिए तो किसी भी चूहे का दूध किसी हाथी के बच्चे के लिए नहीं होगा, या किसी हाथी का दूध किसी शेरनी के बच्चे के लिए नहीं होगा। नेचर ने वैसा ही बनाया है कि कोई भी माँ जो दूध बना रही है वो उसके बच्चे के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो मेन पॉइंट ये है कि हमें छोटे में दूध की जरूरत है, बड़े होकर दूध की जरूरत नहीं है। सो मिल्क हमारे लिए नेचुरल है ही नहीं, और स्पेसिफिकली एनिमल मिल्क तो बिल्कुल भी हमारे लिए नेचुरल नहीं, क्योंकि वो उसके बच्चे के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। अब हम एग्स की बात करते हैं। अगर देखिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज अपना अटेंडेंस मत दीजिए यहाँ पे। हमारे पास अटेंडेंस शीट क्रिएट हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अटेंडेंस के बारे में। अब हम एग्स की बात करते हैं। अगर तो आप लोगों में से काफी लोग एग कंज्यूम करते होंगे, या जो जिम करने के लिए जाते होंगे, जिम करने के लिए तो आप लोगों ने सुना होगा कि एग्स कंज्यूम करना चाहिए, काफी प्रोटीन होता है। बट हमको ये नहीं पता कि प्रोटीन जितना हमको मिल रहा है उससे कई ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाई अमाउंट में उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको मिल्क के केस में भी बताया था कि उनको एंटीबायोटिक्स और ये सब दिए जाते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे इतने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है सबके, एंड हम जब एक्चुअली बीमार पड़ते हैं एंड हम एक्सटर्नली जब मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो वो मेडिसिन उतना हमको असरदार नहीं होती, हमारे हमारे शरीर में उतना ज्यादा असर नहीं दिखाती, क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो गया। रेगुलर बेसिस पे हम लोग जब एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें तो हम एंटीबायोटिक्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। फोर्सफुली मुर्गियां जहाँ पे नेचुरल तरीके से 17 से 20-25 अंडे दे सकती है, फोर्सफुली उनको डिमांड के कारण 200-250 अंडे या ज्यादा देने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो इंजेक्शन है, जो एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स है, ये सारी चीजें जो उनको दी जा रही है वो हमारे शरीर में भी जा रही है, बट हमको इसका आइडिया नहीं लगता, बिकॉज हम उसको प्रोटीन के फॉर्म में सिर्फ देखते हैं। प्लस जो फिल्दी कंडीशन जिस तरीके से उनको रखा जाता है वो बहुत ही गंदी कंडीशन में रहते हैं, बहुत इन्फेक्शन भी उनको आसपास फैलने लगते हैं। तो इसी तरीके से जो हेन्स रेज किए जाते हैं, जो एग देते हैं, तो आपने काफी सारी जगह देखा भी होगा, शायद खुद से नोटिस भी किया होगा कि उनको छोटे छोटे वायर्ड केजेस में बहुत सफोकेट करके रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमें सामने से दिख के नहीं आती हैं। अभी हम जब मीट की बात करते हैं तो मीट जो है वो मिल्क या एग से ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, उसमें भी सारी चीजें ऑलमोस्ट की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनको जेनेटिकली मैनिपुलेट किया जाता है। मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ मुर्गी की बात करती हूँ तो आपको पता नहीं होगा कि जिस मुर्गी का वजन 2 साल में होना चाहिए, उनको इंजेक्शन देके जेनेटिकली मैनिपुलेट करके उनका वजन 40 दिन में ही उतना बना दिया जाता है, ऑब्वियसली जिससे उनको प्रॉफिट हो। एंड अगेन जिस अनहाइजीनिक कंडीशन में वो लोग रहते हैं पोल्ट्री फार्म्स में। प्लस जो रेड मीट में नाइट्रेट्स और सैचुरेटेड फैट्स होता है जो ऑब्वियसली हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमको बोला जाता है कि अवॉइड करना चाहिए। सो उसमें ये सारी चीजें भी होती हैं जो हमारे शरीर में जाती हैं। हम वाटर बॉडी एनिमल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास की जो वाटर बॉडीज है वो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, बहुत टॉक्सिक हो चुकी है। उसमें कितने सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, हार्मफुल केमिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स,
मर्करी एक्यूमुलेट्स, बहुत सारी चीजें उसमें वाटर बॉडीज में चली जाती हैं। तो अब ये जो एनिमल्स हैं ये तो पानी के अंदर ही सांस लेते हैं, पानी के अंदर ही खाना खाते हैं, तो ये सारी चीजें उनके शरीर में भी जाती हैं। एंड जब हम ये एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं तो ये एनिमल्स को कंज्यूम करने पे ये सारी चीजें हमारे शरीर में जाती है, प्लस जो टॉक्सिक वेस्ट और ये सारी चीजें, तो एनिमल्स को प्रॉपर तरीके से स्पेस नहीं मिल पाता है स्विम करने के लिए। तो आप इमेजिन करिए कि आप आपके शरीर में क्या गलत चीजें ले रहे हैं जो कितनी ज्यादा हार्मफुल है। अब हम इंटेंशनली कभी केमिकल्स या टॉक्सिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट अपने शरीर में लेना पसंद नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है कि वो गलत है हमारे हेल्थ के लिए, सही नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम लोग ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं when we are consuming these animals. एंड वी ऑल नो कि जो जूनोटिक डिजीजेज हैं सो एनिमल्स के थ्रू इंसानों में फैलती है, उसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं। सार्स है, कोविड-19 अभी सबसे बड़ा एग्जांपल जो चल रहा है, बर्ड फ्लू भी धीरे धीरे करके आने लगा है, स्वाइन फ्लू, तो ऐसे कई सारे डिजीजेज जिनकी शुरुआत भी तो ऐसे ही हुई थी। तो मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि हमको अपने तरफ से क्वेश्चन करना चाहिए कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे लिए बना भी है कि नहीं है नेचर के हिसाब से। हम लोग उसको सिर्फ फूड समझ के खा रहे हैं, बट वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए है भी कि नहीं। कार्निवोर एनिमल्स हमारी तरह नहीं है या हम कार्निवोर एनिमल्स की तरह नहीं है, ना हमारे वैसे कैनाइंस है कि हम लोग किसी भी जानवर को चीर के जिंदा फाड़ सके, ना ही हमारे उनकी तरह क्लॉज हैं कि हम उनको चीर के ऐसे फाड़ सकें, ना ही हम कार्निवोर एनिमल्स की तरह कच्चा मीट खा सके, ना कार्निवोर एनिमल्स हमारी तरह है कि हम लोग जैसे कुक करके खाते हैं वो कुक करके अपनी गुफा में खाते हैं, नहीं, हमारी कुछ चीजें मैच नहीं होती। हमारे जो इंटेस्टाइन है वो कार्निवोर एनिमल्स की तरह नहीं, हमारी हर्बिवोर एनिमल्स की तरह है। हमारा जो च्यूइंग सिस्टम है वो हर्बिवोर एनिमल्स की तरह है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारी चीजें हमारी जो होती हैं वो मैच होती हैं हर्बिवोर एनिमल्स की तरह। प्लस हम लोग दूध पीने के लिए एक टाइम के बाद हमको जब दूध की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी एनिमल्स है वैसे हमें भी दूध की जरूरत नहीं है कुछ समय के बाद में। तो ये सारी चीजें हमें अपने तरफ से क्वेश्चन करना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं हमारे लिए बना भी है कि नहीं, हमें जरूरत भी है कि नहीं इन सब चीजों की। तो ये हेल्थ एस्पेक्ट से मैंने कुछ चीजें बताई। अभी आप लोगों को एक एथिकल पॉइंट से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचता है, बट उसके पहले मैं आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन रखना चाहूंगी जो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा। आप अपने हिसाब से, आपको जो सही लग रहा है उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन रीड आउट भी कर देती हूँ कि आपको अगर चॉइस दी गई कि आप किसी एक बच्चे का खाना छीन के खाना पसंद करेंगे और उसको भूखा मरने देंगे, या आप वो पसंद करेंगे कि जो आपके लिए बना है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप किसी बच्चे का खाना छीन के खाना पसंद करेंगे और उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, तो वो आपका पहला आंसर होगा जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप वही खाना पसंद करेंगे जो आपके लिए बना है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप कुछ सेकंड्स लेके आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। और जिन्होंने आंसर नहीं किया था वो फिर से कर सकते हैं, क्योंकि आई गेस कुछ इशू आ गया था फोन में। तो मैंने फिर से रीलॉन्च किया है वो क्वेश्चन को, तो आप अपना आंसर कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स ने आंसर किया है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ये दिया है कि वो वही खाना पसंद करेंगे जो उनके उनके लिए स्पेसिफिकली बना है। इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, बट बिफोर दैट मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करना चाहती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा ग्राफिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि हम तक जो खाना पहुंच रहा है वो किस तरीके से पहुंच रहा है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो एक प्ले करूंगी आप लोगों के सामने। जानवरों को दर्द होता है, वैसे ही जैसे लोगों को होता है। वे अपने जीवन को मूल्यवान समझते हैं, जैसे कि हम अपने जीवन को।
बूचड़ खाने के दृश्य और गंध से उन्हें भय होता है और वे अपनी आखिरी सांस के लिए संघर्ष करते हैं। यदि आप जानवर खाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मुर्गे, मुर्गियों, सुअरों, गायों, भेड़ों, मछलियों और अन्य जानवरों के साथ क्या होता है। मांस के लिए पाले जाने वाले मुर्गों को गंदे दड़बों में हजारों अन्य मुर्गे, मुर्गियों के साथ रखा जाता है। अधिकतर पक्षियों के पंख गिर जाते हैं और उन्हें छाले पड़ जाते हैं। पैरों में अल्सर और अन्य रोग हो जाते हैं। उनके ऊपरी शरीर को अप्राकृतिक रूप से इतना और इतनी जल्दी बढ़ने का प्रयास किया जाता है कि अक्सर उनके पैर उनका वजन नहीं उठा पाते। पीटा भारत ने मुर्गों के प्रति भयानक क्रूरता का खुलासा किया है, जिनमें जिंदा गर्म पानी में जलाना, भूखा रखना और पक्षियों के अंग भंग करना शामिल है। अंडा फार्मों पर मुर्गियों को अपना पूरा जीवन तार के पिंजरों में बिताना पड़ता है, जो इतने छोटे होते हैं कि अपने पंख भी ठीक से नहीं फैला सकती। उनकी संवेदनशील चोंच के किनारे गर्म चाकू से काटे जाते हैं, जिससे उन्हें लंबे समय तक दर्द होता है। मुर्गियों को दुकानों में ले जाया जाता है, जहां उन्हें पैरों के द्वारा उल्टा लटकाकर पिंजरों में ठूंस दिया जाता है। भयभीत पक्षियों का गला भोथरे चाकू से काटा जाता है और अक्सर उन्हें गर्म पानी के ड्रम में डाल दिया जाता है, जबकि वे अभी चेतन अवस्था में ही होते हैं। गाय और भैंस सहृदय जानवर होते हैं, जो अपने प्रियजनों से बिछड़ने पर उन्हें दुख होता है। मादा गायें और भैंसें अपने बच्चों के लिए दूध उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। लेकिन आज के तबेलों में जानवरों की फैक्ट्रियां, जो नियमित रूप से पारिवारिक फार्मों का स्थान लेती जा रही हैं, गायों और भैंसों को सिर्फ दूध उत्पन्न करने वाली मशीन समझा जाता है। पीटा भारत के जांचकर्ताओं ने देखा कि गायों और भैंसों को पशुशालाओं में बंद करके और घुटने तक गहरे मल में खड़ा रखा जाता है। गायों और भैंसों को अस्वच्छ उपकरणों के द्वारा कृत्रिम वीर्य सेचन किया जाता है, जिससे जानवर संक्रमणों और रोगों के संपर्क में आ जाते हैं। अक्सर उन्हें गैर कानूनी औषधि का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करें, और इससे उन्हें पेट में तीव्र मरोड़ होती है। बछड़ों को जन्म के थोड़े समय बाद ही उनकी माताओं से अलग कर दिया जाता है। उन्हें छोटी रस्सियों से बांधा जाता है ताकि वे अपनी माताओं तक न पहुंच सके। स्वयं को छुड़ाने की कोशिश में वे अक्सर उलझ जाते हैं और उनका दम घुट जाता है। इनमें से अनेक बछड़ों को धीमी कष्टप्रद मौत मरने के लिए गौशाला पर छोड़ दिया जाता है, जबकि बाकियों को बूचड़ खाने भेज दिया जाता है। बछड़ों की माताएं अक्सर पागलों की तरह रंभाती हैं और तब भी अपने बच्चों को खोजती हैं, जबकि उन्हें मांस और चमड़े के लिए बेचा जा चुका होता है। जब माताएं और दूध उत्पन्न नहीं कर सकती तो उन्हें भी बूचड़ खाने भेज दिया जाता है। संवेदनशील जानवर जो अपनी पूंछ हिलाते हैं, प्यार से लोगों के शरीर से अपना थूथन रगड़ते हैं, और जब उन्हें उनके सामाजिक समूह से अलग किया जाता है या कोई अजनबी उनके पास जाता है तो वे चिंतित हो जाते हैं। उन्हें अक्सर बालों से पकड़कर फेंका जाता है या कान से पकड़कर खचाखच भरी लॉरियों में ठूंसा जाता है। जो जानवर इस भयावहता से बचे रह जाते हैं, उन्हें आमतौर पर अन्य भयभीत जानवरों के सामने ही बूचड़ खानों में मार दिया जाता है। कामगार अक्सर अपने भोथरे चाकुओं का प्रयोग करते हैं कि अचेत होने के पहले जानवरों को लंबे समय तक दर्द होता रहता है। मांस, अंडे और डेयरी उत्पादों में वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, और उनमें अक्सर कैंपिलोबैक्टर, साल्मोनेला और अन्य हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जानवरों का सेवन करने से आपको डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम होता है, और फैक्ट्री फार्म बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स और अन्य जानवरों से फैलने वाले रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने पाया कि जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, जंगलों का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक भूखमरी का मुकाबला करने के लिए शाकाहारी भोजन अपनाना जरूरी है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा वीडियो में कि किस तरीके से एनिमल्स के साथ में जो बर्ताव किया जाता है। आप खुद सोचिए कि एनिमल्स ये सब डिजर्व करते हैं क्या? जो उनके साथ में ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या वो डिजर्व करते हैं? ये सारी चीजें हम अपने आंखों से वीडियो में भी नहीं देख पा रहे हैं, अपने सामने होते हुए भी शायद नहीं देख पाएंगे, बट ये सारी चीजें एनिमल्स के साथ में हो रही हैं क्योंकि हम डिमांड करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स की। हम जितना ज्यादा डिमांड बढ़ाते जाएंगे उतना ही उनके साथ में टॉर्चर और होता जाएगा, इनफैक्ट बंद होने के बदले वो और बढ़ता जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि जो हम देख भी नहीं सकते, अगर वो चीज हमारे साथ में होगी, हम एटलीस्ट चिल्ला पाएंगे हेल्प के लिए, मदद के लिए। वो एनिमल्स भी मे बी आवाज लगा रहे बट हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग नॉर्मलाइज हो गए। हमें लगता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स खाने के लिए बने तो
उनके साथ में ऐसा ही होता होगा शायद। पर आप इमेजिन करो कि आपके जो छोटे भाई बहन होंगे या नीस या नेफ्यू होंगे, आप उनको कहाँ ले जाना पसंद करेंगे? ऐसी जगह स्लॉटर हाउस जहाँ पे चीख चिल्लाने की आवाज है एनिमल्स की, जहाँ पे वो छोटी छोटी रस्सियों से बंधे हुए हैं, हर जगह ब्लड है, वैसी जगह ले जाना पसंद करेंगे, या ऐसी जगह जहाँ पे गार्डन है, फ्लावर्स हैं, स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं, जहाँ पे वो खेल सकते हैं? तो आपको अपना क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा कि जो चीज हम सपोर्ट भी नहीं करना चाहते बट इनडायरेक्टली हम बिना जाने सपोर्ट करना है, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं एनिमल्स की तरफ से। आप खुद सोचिए कि किसी भी माँ को अपने बच्चे से या बच्चे को अपनी माँ से अलग होना पड़ रहा है, क्योंकि वो दूध हमें लगता है कि हमारे लिए बना है, उसके बच्चे के लिए जो है एक्चुअली, या किसी एग इंडस्ट्री में किसी नर चूजे को, जो मेल चिक्स होते हैं, उनको पहले दिन मरना पड़ रहा है क्योंकि वो अंडा नहीं दे सकते आगे जाके, या मीट इंडस्ट्री में भी जो एनिमल्स के साथ में टॉर्चर हो रहा है। तो हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे सामने से फूड प्रोडक्ट की तरह हम देख रहे हैं, पर उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसके पीछे जो एनिमल्स को जो तकलीफ पहुंची वो हम नहीं शायद देख पाते, या हम कभी देखते भी हैं आसपास ट्रक्स में लेके जा रहे हैं मुर्गियों को, या फिर शॉप्स में हम देखते हैं, तो हम बहुत नॉर्मलाइज हो गए हैं, क्योंकि हम उसको सिर्फ खाने के तरीके से देख रहे हैं, किसी लाइफ के तरीके से नहीं देख रहे हैं। तो अपने आप से थोड़ा सा हमें क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। एक और मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूंगी, जो आप लोगों के स्क्रीन पे दिखेगा आप लोगों को। स्पीशीसिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन है, मैं रीड आउट कर देती हूँ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कि कभी भी क्या आप आपके खुद के घर में जो पेट है, डॉग है, बर्ड है, आप उनको मार के खाना पसंद करेंगे क्या? एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी डॉग या कैट या पिग का दूध आप पिएंगे क्या? तो क्विकली आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ओके, तो मैं इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने शेयर कर देती हूँ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, 99% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर नाम में दिया है कि वो अपने घर में जो डॉग, कैट या बर्ड है उनको मार के नहीं खाना पसंद करेंगे। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे है कि आप किसी डॉग, कैट या सुअर का दूध पीना पसंद करेंगे क्या, तो उसमें 100% स्टूडेंट्स ने उसका आंसर नाम में दिया है। तो इसी को मैं थोड़ा सा और आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो जो टर्म दिख रहा है आप लोगों को, स्पीशीजिज्म, जिसको प्रजातिवाद भी बोलते हैं, अब आप लोगों ने रेसिज्म सुना होगा, सेक्सिज्म सुना होगा, कास्टिज्म सुना होगा। तो उन तीनों में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि जब हम एक चीज को दूसरी चीज से थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो वैसे ही स्पीशीजिज्म और प्रजातिवाद भी वैसे ही कुछ है कि जहाँ पे हम एक प्रजाति को, एक स्पीशीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं कंपेयर टू अदर स्पीशीज। अब मैं इसको बहुत इजी एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊंगी, जैसे आपने क्वेश्चन का भी आंसर किया कि आपके घर के आसपास डॉग्स, कैट्स होंगे, आपके घर में जो पेट एनिमल्स होंगे, तो हम उनको कितने अच्छे से फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, उनको हम ट्रीट करवाते हैं, अगर बीमार रहते हैं खाना देते हैं, हम पानी देते हैं उनको, और स्ट्रीट में एनिमल्स है तो हम उनके साथ में खेलते भी हैं बाहर जाके, तो हम उनको कितने अच्छे से रखते हैं। बट वैसे ही उसकी जगह दूसरे एनिमल्स है जिनको हम कंज्यूम या यूज करते हैं, तो उनको कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है। तो इसी को स्पीशीजिज्म बोला जाता है कि हम कुछ एनिमल्स को तो अपने खेलने के लिए समझते हैं, बट कुछ एनिमल्स को हम खाने और यूज करने के लिए समझते हैं। बट आप खुद इमेजिन करो कि डिफरेंस क्या है उनमें। सारे एनिमल्स में सेम दिल होता है, उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। अगर उनके पास कोई डंडा लेके जाए तो सारे जानवर डर के भागेंगे, या अगर आप प्यार से उनके पास जाते हैं तो वो खुशी खुशी आपके पास आएंगे खेलने के लिए। तो डिफरेंस कुछ होता नहीं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो चिकन जो होते हैं वो डॉग से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं, एंड वो कैट्स जैसे पर करते हैं तो चिकन भी पर करते हैं। तो ऐसी कितनी सारी चीजें कॉमन है, तो हम लोग क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं एनिमल्स के बीच में? मे बी शायद हम लोग सुनते सुनते हम लोगों को आदत हो गई और हम लोग ने समझ ही लिया कि कुछ एनिमल्स हमारे खाने के लिए या यूज करने के लिए ही बनेंगे।
बट हमको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि गलत नहीं है क्या। अब फॉर एग्जाम्पल आप सड़क से चल के जा रहे हैं एंड आपको किसी कुत्ते का जो बच्चा है या बिल्ली का बच्चा या कुत्ता या बिल्ली ही सही, उनका एक्सीडेंट हो गया है बाय मिस्टेक एंड वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, हर जगह ब्लड ब्लड है, तो आपको देख के बुरा लगेगा, आप सोचेंगे कि अरे इसको अगर कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, फर्स्ट एड मिल जाए, आप अपने तरफ से खुद कोशिश करेंगे कि उसको मैं ठीक करवा सकूं जितने जल्दी हो सके। वही आप अगर चल के जा रहे हैं और आपको मुर्गी या कोई बाकी जानवर दिखते हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया बाय मिस्टेक, तो आपके दिमाग में वो प्रश्न नहीं आएगा कि आधा तो मर गया तो मैं इसको घर ले जाके पका के खा लेता हूँ, नहीं, क्योंकि आपको सामने उनकी तकलीफ दिख रही है, जिस सिचुएशन में वो दिख रहा है आपको, तो कभी भी ये दिमाग में आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। पर ये सारी चीजें एनिमल्स के साथ में होती हैं जब आप कंज्यूम करते हैं उनको, ये सारी चीजें पीठ पीछे हो रही हैं या सामने भी होती है तो हम नॉर्मलाइज हो गए, बट हम लोग सपोर्ट एनीवेज कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक्सीडेंट वाले केस में सपोर्ट नहीं करना चाहते, बट ऑलरेडी ये सारी चीजें आप सपोर्ट करते हैं व्हेन यू डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि समझ लीजिए आपके स्ट्रीट में कोई डॉग्स एंड कैट्स हैं, आप उनके साथ में इतने टाइम से खेल रहे हैं, आपने उनको छोटे से बड़ा होते देखा एंड एक एज के बाद में समझ लीजिए कि उन्होंने कुछ समय बाद में बच्चे दिए, कुत्ते ने पिल्ले दिए या फिर बिल्ली ने किटन्स दिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने बच्चे दिए तो वो दूध पिलाएंगे अपने बच्चों को, तो कभी आप ऐसा नहीं करेंगे कि उनके बच्चों को अलग करके आप उस कुत्ते या उस बिल्ली का दूध पीना चालू कर दें, नहीं, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। बट स्टिल अभी इस सिचुएशन में ऑलरेडी हम यही एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं जब हम काउज एंड बफलोज का दूध पीते हैं, उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है और वो दूध हमें दे दिया जाता है। अगर हम जान रहे हैं कि वो कुत्ते और बिल्ली का दूध हमारे लिए नहीं है, तो हमें ये भी प्रश्न करना चाहिए फिर गाय भैंस का दूध हमारे लिए क्यों। अभी जैसे आप लोगों ने खुद क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन का आंसर दिया था कि आप कोई डॉग कैट या पिग का दूध नहीं पीना पसंद करेंगे, पर सेम चीज अगर हम काउज एंड बफलोज के साथ में देखें तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है। तो यही चीज हमें बंद करनी है कि हम स्पीशीजिज्म जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम कुछ एनिमल्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं, कुछ एनिमल्स को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं और हम खाने और यूज करने के लिए समझते हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें हमें समझनी चाहिए कि सारे एनिमल्स इक्वल हैं और सारे एनिमल्स हमारे साथ में रहने के लिए बने, हमारे यूज के लिए नहीं बने हैं। सो अब तक मैंने आपको हेल्थ और एनिमल पॉइंट से बताया, बट मैं आपको एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से भी कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कैसे एनिमल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहा है या कैसे हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। सो मैं एक सीरीज के तौर पे आपको मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे अपने पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, समवेयर अराउंड 7 to 8 बिलियन, लेकिन हमें नहीं पता कि जो फार्म एनिमल्स की पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा है, जो एनिमल्स यूज किए जाते हैं एनिमल एग्रीकल्चर में फॉर वेरियस रीजंस, फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, बीट फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स दैट वी यूज। सो उनकी पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन से कई ज्यादा है। अगर हम देखें तो अब शायद मे बी अप्रोक्सीमेटली 10 गुना ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है। उतने एनिमल्स को एवरी ईयर ब्रीड करके पैदा करवाया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से उनको पैदा करवाया जाता है, उनके साथ में जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है उसके बाद में उनको मार के उनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं या उन एनिमल्स के प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। तो इतने एनिमल्स अगर धरती पे एवरी ईयर पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे तो मैं फार्म एनिमल्स की बात कर रही हूँ, मैं वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स की तो बात भी नहीं कर रही हूँ। तो इतने फार्म एनिमल्स अगर पैदा हो रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, उसके कारण बहुत सारे जंगलों को भी क्लियर आउट कर दिया जाता है। इतने एनिमल्स को ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। इस धरती का जो 70% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड है, आप द मेन रीजन डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली इतने एनिमल्स है तो उतने एनिमल्स को खाना उगाने के लिए भी जगह चाहिए, तो उतने एनिमल्स के लिए खाना कहाँ से उगाया जाता है, लैंड क्लियर आउट कर दिया जाता है। ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, आपको पता नहीं होगा कि पूरे धरती का, पूरे वर्ल्ड का 33% ड्रिंकिंग वाटर जो एनिमल एग्रीकल्चर में यूज होता है। और एनिमल एग्रीकल्चर में सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, उसमें सीरीज ऑफ प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस होते हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब उनको पैदा किया जाता है एनिमल्स को, उनमें जो उनका खाना उगाने के लिए जितना पानी लगता है, उनमें डायरेक्टली जो उनको पानी दिया जाता है क्लीनिंग पर्पसेस में, बहुत सारी चीजों में। तो जो एनिमल एग्रीकल्चर में पानी यूज होता है, आप सोचिए कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पानी थोड़ा बचा के यूज करना चाहिए, या हम देख रहे हैं कि काफी सारे शहरों गाँव में पानी की कमी होने लगी है, पर यहाँ पे सोचिए 33% ड्रिंकिंग वाटर एनिमल एग्रीकल्चर में चला जाता है। हम सुनते आ रहे हैं भुखमरी, जो वर्ल्ड हंगर जिसको हम बोलते हैं, कुछ सालों से फैली हुई है पर कभी खत्म ही नहीं होती, इतने सालों से भुखमरी फैली है। आप इमेजिन करो कि
इतने फार्म एनिमल्स जो है जो ह्यूमन पॉपुलेशन से कई ज्यादा है, अगर हम उनको खाना खिला सकते हैं, ऑब्वियसली उनको पैदा करवाते साथ ही नहीं मारा जाता, उनको पैदा करवा के बड़ा किया जाता है, तो वो बड़े होते तो जितना वो फूड कंज्यूम करते हैं, तो अगर हम वही चीज एनिमल्स को दे सकते हैं तो कि हम 7 से 8 बिलियन ह्यूमंस का पेट नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं। पर वो पूरा का पूरा जो फूड है वो जा रहा है एनिमल्स में, प्लस जो 70% एग्रीकल्चरल लैंड है वो पूरा का पूरा इधर चला गया एनिमल एग्रीकल्चर में, जहाँ पे हम एक्चुअली ह्यूमंस के लिए खाना उगा सकते हैं। प्लस हमें लगता है कि जो एनिमल प्रोडक्ट से हमको जो न्यूट्रिशन या प्रोटीन या कैलोरीज मिलती हैं उससे कई ज्यादा तो हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आप यहाँ पे जो फैक्ट्स देख सकते हैं कि कितना ज्यादा 60% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है एनिमल एग्रीकल्चर से, एंड उसमें से सिर्फ 37% हमको प्रोटीन मिल पाता है, तो कितना हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जो मीथेन गैस रिलीज होती है, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से वो थोड़ा ज्यादा हार्मफुल होती है, कुछ परसेंटेज 15.3 मिलियन टन ऑफ मीथेन गैस रिलीज होती है जो सीधा एनवायरनमेंट में जाती है, उससे टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही है, प्लस जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसके कारण और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज होता है तो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, उसमें ह्यूमन लाइफ भी जाती हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमें आइडिया नहीं है, हमारे फूड चॉइसेस के कारण हम लोग कितनी गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को अपने आप से क्वेश्चन करें कि हम जो खा रहे हैं वो हमें अपने तरफ से सोचना चाहिए कि वो सही है कि नहीं, वो कितनी सारी हमारे कितना पॉजिटिव वे में हमको इफेक्ट कर रहा है और कितना नेगेटिव वे में हमारे साथ साथ बाकी चीजों को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी तो प्रॉब्लम्स थी या कॉजेज थे, बट इसका सोल्यूशन क्या है? क्या मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि दुनिया में जितने पेड़ कट रहे हैं बिकॉज ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर या जितने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर, आप हर एक पेड़ को जाके बचाओ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या मैं बोल रही हूँ कि पूरी दुनिया में जितने एनिमल्स मारे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर, आप हर एक एनिमल को जाके बचाओ? वो भी पॉसिबल नहीं है ना। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पूरी दुनिया में जितने 7 से 8 बिलियन लोग हैं, आप हर एक इंसान को जाके बताओ कि ये गलत हो रहा है, आपको नहीं करना चाहिए? वो भी पॉसिबल नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आपकी आप तरफ से क्या पॉसिबल है जो आप अपने तरफ से कर सकते हो? आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि ये जितनी भी गलत चीजें हो रही है, चाहे वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वो एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वो एनवायरनमेंट को, इन सब के पीछे का कारण डिमांड है। वो डिमांड हम लोग क्रिएट करते हैं, तो हमारे हाथ में क्या है कि वो डिमांड हम अपनी तरफ से कम करें या रिड्यूस करें और बंद करने का। अभी आप लोगों ने वेजिटेरियन सुना होगा, नॉन वेजिटेरियन सुना होगा। नॉन वेजिटेरियंस वो लोग होते हैं जो हर चीज कंज्यूम करते हैं, मीट हो गया, एग्स हो गया, मिल्क भी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। वेजिटेरियंस वो लोग होते हैं जो मीट तो कंज्यूम नहीं करते, बट समटाइम्स आई गेस सम पीपल डू कंज्यूम एग्स आल्सो, बट दे डू कंज्यूम डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो वो दोनों लाइफस्टाइल होती है लोगों की। बट एक वीगन एक ऐसी चीज है, वीगन एक ऐसा टर्म है या वीगन एक ऐसी लाइफस्टाइल है या वीगन एक ऐसा इंसान होता है जो अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसके लाइफ से जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स है वो अवॉइड कर सके, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो पहनने से, चाहे वो यूज करने से रिलेटेड हो। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि वीगन बनने में तो कितनी सारी चीजें आती है जो हमको छोड़नी पड़ेगी। अगर हम खाने के रिलेटेड देखें तो मीट, एग्स, मिल्क में कितनी सारी चीजें होती है, घी, पनीर, बटर, चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स, कितनी सारी चीजें होती हैं, कितनी सारी चीजें हमको छोड़नी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड कि बचपन से हम लोग ये सारी चीजें खाते आ रहे हैं तो हैबिट हो जाती है, एंड सबके लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो ओवरनाइट छोड़ सके। तो और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे फोर्स करने के लिए नहीं है आप लोगों की कि आपको जो एनिमल प्रोडक्ट आप यूज करो, कंज्यूम करो, आज के आज आप इसी डेट पे छोड़ दो। नहीं, आप लोग एटलीस्ट शुरुआत करने से तो स्टार्ट करो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप रिड्यूस करना स्टार्ट करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट स्टिल जैसे टेस्ट की बात आती है कि लोगों को लगता है कि बट व्हाट अबाउट द टेस्ट, हम लोग जो इतने बचपन से हैबिट पड़ी है वो टेस्ट की हैबिट डेवलप हो गई, हम नहीं सैक्रिफाइस कर सकते टेस्ट। फॉर दैट देयर आर ऑल्टरनेटिव्स एंड देयर आर ऑप्शंस एज वेल। जैसे मीट के लिए आप लोग जैसे फणस बोलते हैं महाराष्ट्र में जिसको जैक फ्रूट, तो उसका टेक्सचर काइंड ऑफ वैसे ही रहता है, उसमें कितना प्रोटीन रहता है, आप उसी तरह से बनाइए उसको जैसे आप नॉनवेज बनाते हैं, तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा, टेस्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सोया चंक्स जो बोलते हैं, सोयाबीन बोलते हैं जो, उसमें भी कितना प्रोटीन होता है, उसको भी काइंड ऑफ मॉक मीट बोला जाता है। मॉक मीट भी आजकल बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। मिल्क के लिए देखा जाए तो जैसे बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि दूध की चाय, दूध की कॉफी, मिल्क शेक्स पीना, चीज, पनीर, बहुत सारी चीजें।
तो ऐसे बहुत टाइप के 10 से 12 टाइप के प्लांट बेस्ड मिल्क है जो मार्केट में तो मिलते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं, जैसे सोया मिल्क, फिर आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, राइस मिल्क, पीनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट्स मिल्क, ऐसे कई तरह के मिल्क भी होते हैं जो आप मार्केट में भी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आप घर पे भी बना सकते हैं, वो मिल्क को यूज करके आप जो चाहे बना सकते हैं। जहाँ पे आप नॉर्मल एनिमल मिल्क यूज करते हैं, वहाँ पे उसी तरीके से आप रिप्लेस करके जो पौधों से बना दूध है उससे आप कई तरीके की चीजें बना सकते हैं। आप घर पे पनीर की जगह टोफू खा सकते हैं, टोफू तो मार्केट में भी खैर आजकल मिलता है। चीज आप घर पे बना सकते हैं, बिना दूध के पौधों से बनी चीज बनती है। आइसक्रीम भी बना सकते हैं, आइसक्रीम आजकल बाहर भी मिलने लगी है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि एनिमल प्रोडक्ट की हमको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हमारे शरीर के लिए कभी जरूरत थी भी नहीं। एंड अगर आपको टेस्ट का लग रहा है तो टेस्ट के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। अभी लोगों को लगता है कि अरे वीगन बन गए तो वीगन मतलब कोई अलग ही डाइट है, हम क्या ही खाएंगे, वीगन फूड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाइट समझ के आप मत चलिए कि वीगन एक डाइट है, एक लाइफस्टाइल बोल सकते हैं जहाँ पे आपको एनिमल प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। अब आप खुद देख सकते हैं आपके सामने कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप बेसिकली हम जो रोज के हमारी दिनचर्या जो होती है इसमें हम जो खाते हैं, ब्रेकफास्ट में जो खाते हैं, लंच में जो खाते हैं, डिनर में खाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें तो वीगन ही होती हैं। दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ सलाद खाते हैं हम खाने में, पराठा खाते हैं हम, नाश्ते में पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, मिसल खाते हैं, कितनी सारी चीजें तो हम ऑलरेडी, आप स्क्रीन पे भी जो दिख रहा होगा कितनी सारी चीजें जो हम खाते हैं वो वीगन ही है, उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स अगर हमको बस थोड़े से अवॉइड करने पड़े। अब अवॉइड मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्वियसली मैं सारे एग्जाम्पल तो नहीं दे सकती, एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ कि समझ लीजिए आपको डोसा खाने का मन है और आप बाहर डोसा खाने के लिए गए, तो आप वो भैया को बोल सकते हैं कि भैया आप इसमें घी या बटर या चीज मत ऐड करो, आप तेल में बना दो। वैसे ही बाकी चीजों के लिए भी अगर आपके पास में ऑप्शन है, आपके पास कितनी सारी चीजें खाने के लिए, नॉट सिर्फ ऑल्टरनेटिव बट वैसे भी आप कितनी सारी चीजें खा रहे हो। तो वीगन फूड कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अनोखा है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाते हैं, जो पौधों से बनी चीजें खाते हैं, सब तो वैसे भी पौधों से ही बन रहा है, तो वीगन ही है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। अब लोगों को लगता है कि व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन प्रोटीन, कि एनिमल प्रोडक्ट्स अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा, हमको कैल्शियम और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा हमारी डाइट में, जो अगर हम पौधों से बनी चीजें खाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना, एंड मैं अग्री भी करती हूँ कि हमारे शरीर को बिल्कुल प्रोटीन और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। बट कभी आप लोगों ने अपने आप से प्रश्न किया कि जो मुर्गी आप खा रहे हैं प्रोटीन लेने के लिए, या एग आप खा रहे हैं प्रोटीन के लिए, वो मुर्गी क्या किसी दूसरी मुर्गी को मार के खा रही है अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए? नहीं। या वो मुर्गी किसी और मुर्गी का अंडा खा रही है अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए? नहीं। या कोई गाय भैंस अपने कैल्शियम रिक्वायरमेंट के लिए किसी और गाय भैंस का दूध पी रही है? नहीं। तो उनको फिर उनका न्यूट्रिशन प्रोटीन कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? जो उनको खाना दिया जाता है, जो फीड उनको मिलता है, जैसे घास फूस हो गया, वेजिटेबल, दैट मीन्स प्लांट्स इन शॉर्ट। तो ये सारी चीजों से उनको न्यूट्रिशन और प्रोटीन मिलता है, जहाँ से हमको ऑलरेडी मिल रहा है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, वो प्लांट्स ही तो हैं, तो उससे भी हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो ही रहा है। तो हमारे पास अगर प्राइमरी सोर्स है ऑलरेडी, जहाँ पे हम डायरेक्टली जो चीजें ले रहे हैं उससे हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमको बस एक एलिमिनेट करना है एनिमल वाला पार्ट, जहाँ पे एनिमल्स को भी तकलीफ नहीं होगी, उनको भी हर्ट नहीं होगा, हमारी हेल्थ को भी इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, और एनवायरमेंट के लिए भी बेटर है, बेनिफिशियल फॉर ऑल। क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, हमारे शरीर को मीट और एग की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत है बट मिल्क की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ठीक है चलो प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हो सकती है प्लांट से फुलफिल, तो कहाँ से मिलेगा? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डेली बेसिस पे मैक्सिमम चीजें खाते पीते हैं, और इससे हमारी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। इनमें से 97% 99% चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी और खाई भी होगी। मे भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने अनोखा कभी सुना नहीं है। चलो मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे लोगों ने टोफू के बारे में नहीं सुना होगा, टोफू जो है वो सोयाबीन से बनता है, जो पनीर का एक सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। बट उसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें आपने जो सुनी नहीं है, देखी नहीं, ऑलरेडी खा रहे हैं। बचपन में भी हमको पढ़ाया जाता है कि कौन कौन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, कौन कौन से नट्स में कितनी टाइप की दालें होती है जिसमें इतना प्रोटीन और न्यूट्रिशन होता है। इनफैक्ट चलो ये भी माना कि ये भी पढ़ाया जाता है कि एग और मीट में और मिल्क में भी न्यूट्रिशन मिलता है। बट हमारे पास में है कितने ऑप्शंस, यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि हम प्रॉपर अपना मैं यहाँ पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, बट एटलीस्ट हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट, चाहे हम नॉर्मल एक इंसान हो जिसमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते, चाहे आप बॉडी बिल्डर हो, चाहे एथलीट हो, चाहे कोई भी इंसान हो, आपके शरीर को जितना रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, आयरन का, कैल्शियम का, वो हर चीज पौधों से फुलफिल हो सकती है। और ये कोई अनोखी
आइटम्स नहीं है जो हमको नहीं देखे हमने कभी। एक चीज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो है विटामिन B12, क्योंकि जो B12 है वो ना हमको प्लांट से मिलता है ना एक्चुअली हमको एनिमल से मिलता है। B12 एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में रहता है, वो बनाता है। तो एनिमल्स को B12 कैसे मिलता है कि जब वो डायरेक्टली घास खा रहे हैं जमीन से उखाड़ के, तो वो घास में जो थोड़ी बहुत मिट्टी है उसमें उनको B12 मिल जाता है। जब उनको दिया जाता है ऑब्वियसली उनको वॉश करके नहीं दिया जाता है, तो उनको B12 मिल जाता है। एंड एक्चुअली जो सॉइल का जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी डिग्रेड होती जा रही है, तो उसमें भी जो B12 ज्यादा नहीं है, तो उनको एनिमल्स को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं B12 के। तो हमें लग रहा है कि हमको नेचुरल सोर्स से B12 मिल रहा है, नहीं, हमको एनिमल्स के थ्रू जो मिल रहा है हमको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ही मिल रहा है। अब जो आप पहले के जमाने के लोग देखेंगे, जैसे अपने पेरेंट्स या उनके भी पेरेंट्स, तो उनमें B12 की डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट थी आज की लाइफस्टाइल से। वो लोग डायरेक्टली लैंड से ज्यादा कनेक्टेड रहते थे, वो हैंडपंप का पानी पीते थे, वो वेल का, समुद्र, सॉरी, तालाब का, नदी का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे। वो ज्यादा ओवर वॉश नहीं करते थे चीजों को खाने के पहले। पर आज के हमारे लाइफस्टाइल आप देखेंगे तो खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग पानी को भी कितना प्यूरिफाई करके पीते हैं, वेजिटेबल्स को कितना ज्यादा ओवर वॉश करते हैं। जो B12 हमको एक्चुअली जहाँ नेचुरल सोर्स से मिल सकता है, तो वो ऑब्वियसली मिलता नहीं है। एंड आज के अगर आप डेट पे देखेंगे तो चाहे आप वीगन हो, चाहे आप वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, B12 की डेफिशिएंसी सब में हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं B12 के। सिर्फ कंजम्पशन ही एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं और B12 ले रहे हैं, तो एनीवेज आप सप्लीमेंट के फॉर्म में ही ले रहे हैं। तो अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स अवॉइड करेंगे तो आपको सप्लीमेंट, कुछ सप्लीमेंट्स है जो वीगन भी है, वो आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपके शरीर में कितना B12 है। ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड कि आप लोग टेस्ट करवा के अपना B12 के हिसाब से करें, बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज B12। उसके अलावा आपको कोई भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैल्शियम रिक्वायरमेंट के लिए आपको एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप हेल्थ एस्पेक्ट से देखें तो जो हाई ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हम सुनते हैं लोगों में है, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ते जा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे जब आप पढ़ेंगे ये फैक्ट्स, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, डायबिटीज जैसी चीज तो हर दूसरे तीसरे घर में, हर दूसरे तीसरे इंसान को हम देख सकते हैं कि हो रही है। बाकी बीमारियां भी बड़ी रहती है, BP जैसी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, कितने सारे लोगों को कैंसर भी हो रहा है। तो ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होने के रिस्क कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने कितने लेवल से रिस्क कम होते हैं, क्योंकि हम जो फैट है, एनिमल फैट है, और जो एक्स्ट्रा की जो चीजें जो हमको एनिमल्स के थ्रू मिल रही है, वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। तो हम जब वो बंद करते हैं, कम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर भी बेटर होने लगता है। अब हम प्लैनेट की बात करें तो जो ग्रीन हाउस एमिशंस हो रहे हैं, जो पानी की बर्बादी हो रही है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो वर्ल्ड हंगर फैला है, तो ये सारी चीजों में आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो आप उनके सफरिंग को कम करेंगे, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। जो वाइल्ड लाइफ, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की जाने जा रही हैं, या जो उनका लैंड छीना जा चुका है एनिमल एग्रीकल्चर के कारण, तो एटलीस्ट उनके लिए बहुत जगह रहेगी जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। सो द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि आप आज अगर एक इंसान भी वीगन बनता तो ये सारी प्रॉब्लम्स ओवरनाइट सॉल्व होने वाली है, नहीं। क्योंकि जो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ा है, वो बढ़ा जो हुआ है उसको कम होने में भी टाइम लगेगा ग्रेजुअली। तो एक इंसान बदलने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, आई अंडरस्टैंड दैट। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप अपने तरफ से बदलेंगे तो एटलीस्ट आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एंड अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उतने एनिमल्स को आप बचाएंगे, एंड आप अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो वैसे ही बाकी एनिमल्स भी और बाकी एनवायरनमेंट भी हमारा बचा सकते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली सर्कल में हैं, हमें लगता है कि अरे बाकी सब भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं भी अगर कंज्यूम कर लूंगा या कर लूंगी तो क्या ही होने वाला है, या अगर मैं छोड़ देती हूँ अकेले तो भी क्या ही होने वाला है। एंड दैट अदर पर्सन इज आल्सो थिंकिंग द सेम थिंग। तो हम वो सर्कल में घूमे जा रहे हैं, ऐसे में कभी चेंज नहीं आएगा। हमको सर्कल से निकल के एक चेन बनानी है कि आज मैंने आपको समझाया, आप किसी और को समझाएंगे, वो किसी और को, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चेंज आएगा। तभी रेवोल्यूशन आने में टाइम लगता है कोई भी चीज के लिए, चेंज एक दिन में नहीं आता है। तो हमें अपने तरफ से कोशिश करनी है कि हम उस चीज में कंट्रीब्यूट ना करें, देन ओनली वी कैन आस्क पीपल की जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर हम खुद भी गलत चीजें करते जाएंगे या हम बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए, तो वो कितनी गलत, मतलब हम लॉजिकल भी नहीं लग रहा है एंड मॉरली भी करेक्ट नहीं है।
आप लोगों में से काफी जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एग्जाम्स देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं या सोचते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरा एग्जाम है, तो मुझे पता है कि मैं पास तो नहीं हो पाऊंगी, हो पाऊंगा तो फिर जान दो, पढ़ के क्या फायदा। तो आपको लगता है कि ऐसा इंसान एक्चुअली कभी भी पास होगा या कभी भी सक्सेस मिलेगी उसको लाइफ में? नहीं। अगर आप रेस में पार्ट ही नहीं लेंगे तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप हारेंगे या जीतेंगे? सिमिलरली सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे कि आप छोड़ पाएंगे कि नहीं एनिमल प्रोडक्ट्स, तो आप यही सोच के बैठ रहे हैं कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो जाने तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, तो कभी भी एक्चुअली हो नहीं पाएगा आपसे। तो अपने आप से कोशिश करने से शुरुआत कीजिए, आप रिड्यूस करने से शुरुआत कीजिए, और आपको रियलाइज होगा कि कितना अच्छा है कि आप एनिमल्स की भी सफरिंग कम कर रहे हैं, एनवायरमेंट में जो इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट, आप उसमें भी उसको इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं अपनी तरफ से, और आपकी हेल्थ को भी बेटर बना रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वीगन बन रहे हैं, सेलिब्रिटीज के साथ साथ ऐसी आम जनता भी, आप हम जैसे लोग भी हैं जो वीगन बन रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं, एनिमल प्रोडक्ट लेने से, यूज करने से, एनिमल एग्रीकल्चर सपोर्ट करने से एनिमल्स को, एनवायरमेंट को और हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। ऑब्वियसली मैं सबके बारे में तो आपको नहीं बता सकती, बट कुछ लोगों के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जानना। अमला एकिनेरी जो है एक साउथ की एक्ट्रेस हैं, जिनकी खुद की एनिमल सैंक्चुरी है, वो वीगन भी हैं, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की लोगों को। वॉकिन फीनिक्स जो हैं, काफी लोगों ने जोकर मूवी देखी होगी, जिन्होंने जोकर का लीड रोल प्ले किया था। तो ये जब वो 3 साल के थे तब से वीगन है, एंड जब उन्होंने जोकर मूवी के लिए जो उनको अवार्ड दिया गया, जब उन्होंने अवार्ड लिया, स्टेज पे जाकर उन्होंने सबसे पहला सेंटेंस यही बोला कि हमें एनिमल एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे पर्यावरण को भी। तो इनके बारे में तो आप यूट्यूब पे जाके अगर आप सर्च करेंगे कि इनका अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच जो था, आप खुद जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े लेवल के अवार्ड पे जाके उन्होंने ये जरूरी समझा लोगों को बताना। कुंतल जॉयशेट जो है वो मुंबई के रहने वाले हैं, एंड वो कुछ 42 इयर्स के अराउंड के हैं, एंड वो पिछले 15 या 15 से ज्यादा सालों से वीगन है। उन्होंने कोई भी इतने सालों से एनिमल प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया, पहना नहीं, एंड वो 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं और बहुत सारे और माउंटेन्स भी क्लाइम कर चुके हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, माउंट एवरेस्ट लाइक क्लाइम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग टू डू, बट इट इज नॉट दैट इजी एज वेल कि आज हम सुबह उठे और हमने सोचा कि चलो हम माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने जाएंगे। इट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत फिट होने की जरूरत पड़ती है। कितने लोगों की डेथ भी हो जाती है माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते करते, क्योंकि वहाँ का जो एटमोसफेयर है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, अगर आपने इतनी ट्रेनिंग नहीं की, आपकी बॉडी इतनी फिट नहीं है, तो मर भी सकते हैं लोग। तो उन्होंने पूरी दुनिया को गलत साबित किया, क्योंकि लोगों को लगता है कि एनिमल प्रोडक्ट खाने से ही हमारी बॉडी फिट रह सकती है, हम हमारी बोन स्ट्रॉन्ग रह सकती है मिल्क पीने से, या फिर हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, हमको मीट एंड एग्स खाना जरूरी है। तो उन्होंने गलत साबित किया, उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग भी की, और 4-5 साल पहले, आप उनके बारे में भी विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, 4-5 साल पहले उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग करके क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट, वो भी ट्वाइस, एंड लोगों को गलत साबित किया। क्योंकि हमारे दिमाग में जो मिथ रहता है, वो हम लोग इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, शायद इसलिए हमारे दिमाग में बैठ गया है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एक स्लाइड में बताया था कि चाहे आपकी बेसिक से बेसिक फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो कितनी भी हार्डकोर ट्रेनिंग आप करते हो, एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, आपकी रिक्वायरमेंट आराम से फुलफिल हो सकती है अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं तो, और आप पौधे से बनी चीजें खाते हैं तो जब आप लोगों ने इस वेबिनार के लिए रजिस्टर किया होगा, तो आप लोगों ने 10 वीक्स टू वीगन के बारे में पढ़ा होगा कि क्या है एग्जैक्टली। तो मैं आपको थोड़ा सा इनफैक्ट एक्सप्लेन भी कर देती हूँ उसके बारे में। तो बहुत सारे, जैसे आपको जो आज मैंने पॉइंट्स बताए, इन्फॉर्मेशन जो शेयर की, हो सकता है कि काफी सारे लोगों के काफी सारे अभी भी डाउट्स क्लियर ना हो। जो क्वेश्चन है मैं डेफिनेटली अभी लूंगी एंड आंसर करने की कोशिश करूंगी, बट अभी हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहे होंगे, आप थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन और आएंगे। सो जैसे अब रेसिपीज के बारे में, ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, बहुत टाइप की चीजें होती है, हेल्थ होता है, न्यूट्रिशन होता है, तो कई सारी चीजें होती है जो हमको अभी नहीं क्विकली रजिस्टर हो पाती हैं, क्वेश्चंस आते हैं बाद में। तो हमने क्या किया है कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके हमने उस इन्फॉर्मेशन को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड वो 10 पार्ट्स वाले जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे मेल के थ्रू। तो आपको एवरी वीक एक मेल आएगा सिर्फ 10 वीक्स तक, और आपको हर वीक सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट अपना टाइम निकाल के उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है। उसमें काफी सारी चीजें रहेंगी। अब जैसे जिन लोगों को
न्यूट्रिशन या हेल्थ का ज्यादा वो फोकस करते हैं, तो उसमें रजिस्टर्ड डाइटिशियन के भी टिप्स होंगे, गाइडलाइंस होंगे, वो काफी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जो लोग ज्यादा कुकिंग में है, जिनको लग रहा है कि अरे मैं किस वे में कुक कर सकती हूँ जहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट्स यूज ना करने पड़े, तो उसमें रेसिपीज में मिलेंगी आपको, हेल्दी रेसिपीज में मिलेंगी, जैसी कई सारी चीजें हैं। एंड वहाँ पे जैसे अभी आप लोगों में से किसी को लग रहा है कि मुझे शुरुआत तो करनी, बट मुझे नहीं पता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ एनिमल प्रोडक्ट्स अवॉइड करना, मुझे नहीं आइडिया है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हमारा वीगन मेंटोर प्रोग्राम भी है, तो उससे भी आप अगर रजिस्टर करेंगे तो आपको वहाँ पे भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको 10 वीक्स के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पर उनको नहीं समझ में आता कि हम कैसे शुरुआत करें, या किस तरीके की चीजें हम यूज कर सकते हैं, या क्या हमको नहीं यूज करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता रहती है। तो मेन हमारा पर्पस है आपके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। एंड अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हर मेल को पढ़ेंगे, सर्वे भी फिल करेंगे, तो आफ्टर 10 वीक्स प्रोग्राम आपको इसके लिए एक अलग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग रहा है कि आपको नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो इन्फॉर्मेशन सिर्फ 10 वीक्स तक के लिए, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए एंड आप चाहते हैं कि बंद हो जाए इन्फॉर्मेशन, तो एवरी मेल के बॉटम में अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे जाकर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप लोगों में से जितने लोगों ने वेबिनार के लिए रजिस्टर करते टाइम 10 वीक्स के लिए नो बोला होगा, तो अभी अगर आप चाहते हैं कि आपको रजिस्टर करना है, इसके लिए आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी अभी चैट बॉक्स में, तो आप उस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड हमारे सोशल मीडिया पे भी हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो आप अगर फॉलो करेंगे फेसबुक इंस्टा पे, तो वहाँ पे भी आपको रेगुलर बेसिस पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई होप आज का वेबिनार आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो, एंड आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे फोर्स करने के लिए नहीं है आप लोगों को, हम लोग का काम है आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, हम लोग गाइड करें, सपोर्ट करें, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता नहीं थी, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। मैं जब वीगन बनी थी 5 साल पहले, उसके पहले मुझे वीगन टर्म भी नहीं पता था। आई जस्ट न्यू वेजिटेरियन होते हैं, आई जस्ट न्यू नॉन वेजिटेरियन होते हैं, एंड मैं अपने आप को प्राउड वेजिटेरियन बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एनिमल्स को भी हार्म नहीं कर रही। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं रहती, बट क्योंकि अभी आप लोगों को पता चला, आप अपनी तरफ से पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए, एंड हम लोग है जैसे सपोर्ट करने। मैंने आपको बताया कि हमारे 10 वीक्स प्रोग्राम में भी हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप जा सकते हैं, एंड मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर कर देती हूँ लिंक, जहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं 10 वीक्स के लिए। अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया था, अग्री नहीं किया था 10 वीक्स के लिए इस वेबिनार के टाइम पे, तो मैं वो लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। एंड इस वेबिनार के बाद में, जैसे जब मैं अपने तरफ से वेबिनार एंड करूंगी, तो वेबिनार एंड करने के बाद में एक लिंक पे आप रीडायरेक्ट होंगे जो फीडबैक फॉर्म रहेगा, तो वो फीडबैक आप फिल कर सकते हैं। जब मेरे तरफ से एंड होगा वेबिनार, तभी आप लोग वो फीडबैक फिल कर पाएंगे। मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ वो लिंक, तो इस लिंक पे जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं 10 वीक्स के लिए। इनकेस अगर आप लोगों ने नहीं किया है, तो ऑलरेडी कर दिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैं अपनी मेल आईडी भी डाल देती हूँ कि इनकेस अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, 10 वीक्स से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैंने चैट बॉक्स में वो लिंक भी डाल दिया जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, मैंने अपनी मेल आईडी भी डाल दिया है। एंड जैसा मैंने बताया कि इस वेबिनार के बाद में फीडबैक फॉर्म रहेगा, उसको प्लीज फिल करिएगा। मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ अभी, जो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, एंड आफ्टर दैट मैं स्क्रीनशॉट भी लूंगी, तो आप लोग अभी चाहिएगा मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट पे भी आ सकते हैं। ओके, तो किसी ने पूछा है कि जो मिल्क में जो पस और बैक्टीरिया होता है, इट कैन बी ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द यूरिन। ओके, द थिंग इज कि पस बेसिकली होता क्या है, जब किसी को कुछ घाव हो जाता है तो पस फॉर्म हो जाता है, राइट। तो आप इमेजिन करिए कि वो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो अडर्स जो होते हैं जहाँ से दूध निकाला जाता है, एक्चुअली वहाँ पे पस और बैक्टीरिया फॉर्म हो जाता है, वो डायरेक्टली मिल्क में आता है, तो वो यूरिन के थ्रू ड्रेन आउट नहीं होता है, वो अडर्स के थ्रू मिल्क में आ जाता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इफ द मिल्क फ्रॉम द काउज इज हेल्दी फॉर द काउ, व्हाई इजंट इट हेल्दी फॉर द ह्यूमंस। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक पॉइंट एक्सप्लेन करते टाइम कि हेल्दी की फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लेटर बात है, हमें ये देखना है कि वो मिल्क हमारे लिए बना भी है कि नहीं है। हम लोग शायद सुनते आ रहे हैं इतने साल से कि काउज एंड बफलोज का मिल्क पीना चाहिए, इसलिए हम लोग कंज्यूम करते हैं, बट आप अपने आप से क्वेश्चन करिए
कि कोई जैसे गाय या भैंस का जो बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसका वजन कुछ 19 से 25 किलो के आसपास का होता है। एंड अगर उसको अपनी माँ का दूध पीने के लिए मिलता है 1 साल तक, तो वो 1 साल में और 100-150 kg और वजन बढ़ा लेता है। एंड वही अगर आप ह्यूमंस को कंपेयर करें कि ह्यूमन बेबी जब बॉर्न होता है तो उसका वजन कुछ अराउंड 4 से 5 kg होता है। एंड अगर 1 साल में अगर उसको वो अपनी माँ का दूध पीता है तो उसका वजन और 3-4 किलो या 4-5 किलो बढ़ता है। तो आप रेशियो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा, मतलब काऊ एंड बफलो के मिल्क में कितना फैट है कि वो मजबूर कर रहा है उस छोटे से बछड़े को कि वो इतना बड़ा बुल या गाय बन सके। तो वो दूध हमारे लिए बना भी नहीं है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि नेचर के हिसाब से किसी चूहे का दूध किसी बिल्ली के बच्चे के लिए नहीं हुआ, या किसी बिल्ली का दूध किसी हाथी के बच्चे के लिए नहीं हुआ, क्योंकि माँ अगर दूध देखिए, उसी शरीर से माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी शरीर में उसका दूध बनता है, वो उसी शरीर से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, राइट। तो नेचर ने बनाया ही वैसा है कि एक माँ जो है वो दूध अगर बना रही है तो किसी गाय के भैंस के बच्चे के लिए नहीं बनाएगी अगर ह्यूमन फीमेल है तो, या कोई गाय या भैंस की का अगर अपने बच्चे के लिए दूध बना रही है वो अपने बच्चे के लिए बना रही है, एक्चुअली वो किसी और के बच्चे के लिए नहीं बना रही है। तो नेचुरल तरीके से वो दूध हमारे लिए कभी बना ही नहीं था। एंड ऑब्वियसली उसमें इतना फैट होता है, इतना कोलेस्ट्रॉल होता है कि वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। प्लस कितनी सारी चीजें जो उनको दी जाती हैं वो भी तो हमारे शरीर को नुकसान कर ही रही है। एंड वो डेफिनेटली उस बच्चे के लिए हेल्दी है वो दूध, क्योंकि उसका खुद का बच्चा है वो गाय भैंस का। ओके, तो किसी ने लिखा है कि आर वी डिनाइंग द फैक्ट दैट ह्यूमंस हैव कैनाइन टीथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैनाइन टीथ हमारे हैं वो हमारे कार्निवोर एनिमल्स की तरह नहीं है। आप अगर कंपेयर करेंगे जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनके कैनाइन कैसे और हमारे कैनाइन कैसे, हमारे कैनाइन में भी फ्रूट को बाइट लेने के लिए हैं, बट हमारे कैनाइन वैसे नहीं कि अगर आपके सामने कोई अगर एक मुर्गी ला के रखे तो आप उसको जिंदा अपने दांत से चीर सकते हैं, नहीं। जब तक आप उसको क्लीन नहीं करते हैं, पकाते नहीं है, वैसा नहीं बनाते थे जैसे आपकी शरीर कंज्यूम कर सके, जब तक नहीं। तो वो टीथ हमारे कार्निवोर एनिमल्स की तरह नहीं है, ना ही हमारे क्लॉज वैसे हैं कि हम भाग के उनकी तरह शिकार कर सके, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई वेपन है। क्या आपने कभी किसी कार्निवोर एनिमल्स को देखा है कि उसके पास वेपन है, वो शिकार कर रहा है? उसके जो नेचुरल वेपन है, जो दांत है, जो क्लॉज है, जो फास्ट भाग के वो शिकार करते हैं, वैसी चीजें अलग होती है। हमारे पास वैसी कोई चीजें नहीं है जो नेचुरल इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट हमारे कार्निवोर एनिमल्स की तरह हो। एक और क्वेश्चन है आई गेस, एक सेकेंड। ओके, तो किसी ने लिखा है कि एनिमल्स को जो टॉक्सिन दिए जाते हैं अभी, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटर है। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात अलग है, यहाँ पे एनिमल्स को जो हार्म होता है वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिस तरीके से उनको रखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एनिमल्स को इंजेक्शंस नहीं भी दे रहे हैं, बट जो नेचुरल तरीके से जो देखिए जो एनिमल फैट है वो हमारे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने के लोगों की बात अलग थी कि जो एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करा करते थे क्योंकि उनके पास में ऑप्शन नहीं था। एंड ग्रेजुअली जब इवॉल्व हुए तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर आया, और एग्रीकल्चर आया तो हम लोगों ने खाना चालू किया, खाने के बाद कुकिंग भी आई कि हम लोग कुक करके खा सकते हैं, तो ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ। अगर हम देखें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कॉमन होती है बट धीरे धीरे इवॉल्व होने लगती हैं। अगर आप एनिमल्स की ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हो, वो एनिमल्स हमारे लिए बने ही नहीं है खाने के लिए। तो आप किसी भी तरीके से अगर उनको ट्रीट करो, अगर आप अच्छे से भी रख रहे हो, आप इंजेक्शंस नहीं दे रहे हो, एट द एंड अगर वो मर रहे हैं तो उनको सफरिंग तो हो ही रही है। आप किसी भी तरीके से उनको ट्रीट करो शुरुआत में। एंड जो चीज हमारे शरीर के लिए नहीं बनी है, अगर हम वो खाएंगे तो डेफिनेटली हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचने ही वाला है। तो ये पॉइंट अभी हम वेजिटेबल्स में भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हमको फूड कंज्यूम करना चाहिए, बट वहां पे आपके पास चॉइस है कि आपको ऑर्गेनिक लेना है कि नहीं। बट यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक भी ले रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, तो उसमें एनिमल्स को तो नुकसान हो ही रहा है एट द एंड, एंड उसमें एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है किसी ना किसी वे में, क्योंकि हम लोग एनिमल्स को ब्रीड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस धरती पर हम एनिमल्स को आर्टिफिशियल तरीके से लेके आते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें आइडिया नहीं रहता है, बट हम सिर्फ एक एस्पेक्ट से सोचते हैं। किसी ने लिखा है कि शुड पीपल हु लिव इन आर्कटिक आल्सो गो वीगन। देखिए, हर जगह की सिचुएशन अलग होती है। आई अंडरस्टैंड कि कहीं कहीं पे
कुछ कुछ चीजें नहीं ऑप्शन होता है या पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट हमको ये सोचना चाहिए कि हम जहाँ पे है, हम जिस कंडीशन में है, हमारे पास कितने ऑप्शन है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो वो दूसरी जगह की चीज है, बट हम दूसरी जगह की चीजें या दूसरे फैक्टर्स को ज्यादा कंसिडर करके हम अपने ऊपर अगर एप्लीकेबल करेंगे कि जस्ट बिकॉज समवन एल्स इन द अदर पार्ट ऑफ द रीजन, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट गो वीगन, इसलिए मैं भी वीगन नहीं बनना चाहूंगा या बनना चाहूंगी, ये बहुत ज्यादा गलत है। हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, हमको उसी तरीके से देखना चाहिए। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि अरे वो इंसान समझ लीजिए एक मर्डरर है, वो ह्यूमन मर्डर करता है, तो वो हो रहा है पूरी दुनिया में, बहुत सारी जगह होता है, बट हमें वो गलत लगता है इसलिए हम नहीं करते हैं, राइट। दैट डजंट मीन कि अगर पूरे दुनिया में सब कर रहे हैं तो हमें भी स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे हमारी लॉजिक लगाते हैं, हम मोरालिटी एस्पेक्ट भी देखते हैं कि हमें लग रहा है कि नहीं हम गलत लग रहा है इसलिए हम वो चीज सपोर्ट नहीं करते। सेम यहाँ पे भी आपको कंसिडर करना चाहिए, जहाँ पे जो है वो धीरे धीरे करके बदलाव आएगा वो आएगा, बट हम आज की डेट में जहाँ पे हमें, अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरों से। और हमारे अकेले के भी एक इंसान से हम बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हम अकेले इंसान से भी हम काफी बदलाव ला सकते हैं। ओके सो किसी ने लिखा है व्हाट इफ समबडी कैन नॉट अफोर्ड आलमंड मिल्क ऑन डेली बेसिस। देखिए मैंने आपको एक स्लाइड के टाइम पे बताया था कि ऑल्टरनेटिव्स आपकी नेसेसिटी नहीं है कि आपने अगर काऊ या बफलो मिल्क छोड़ा तो आपको चाहिए ही चाहिए आलमंड मिल्क, या चाहिए ही चाहिए कैश्यू मिल्क, या कोई भी टाइप का प्लांट बेस्ड मिल्क। जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो नेसेसिटी नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव्स टेस्ट के लिए कि जिनको टेस्ट सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, कि उनको हर दिन चाय चाहिए या हर दिन ये सब चाहिए, एंड स्टिल उसमें भी you have an option to prepare all these things at home. आलमंड मिल्क बाहर भी देखिए, बाहर जो लोगों को इसलिए लगता है कि ये सारी चीजें एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली क्योंकि ये सारी चीजों को सब्सिडीज नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे उनको सब्सिडीज मिलती हैं, एंड लोगों को ज्यादा डिमांड भी नहीं पता है, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बट स्टिल इन पास्ट फ्यू इयर्स काफी सारे कंपनीज भी आगे जो अपने तरफ से कोशिश करी है प्लांट बेस्ड मिल्क अवेलेबल करवाने का लोगों तक। तो आपको जरूरी नहीं है कि आलमंड मिल्क लेना ही है इंस्टेड ऑफ काऊ और बफलो मिल्क, बट स्टिल इफ यू वांट टू यूज एनी टाइप ऑफ मिल्क फॉर मिल्क और टी और कॉफी और चॉकलेट्स आइसक्रीम जो भी है, स्टिल आप ये सारी चीजें घर पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिर्फ आलमंड मिल्क ऑप्शन नहीं है, सोया मिल्क ऑप्शन है जो चीपर रेट में मिलता है, कैश्यू मिल्क भी आलमंड मिल्क से कंपैरेटिवली थोड़ा सा चीपर होता है, कोकोनट मिल्क आसानी से आप 5 मिनट में घर पे बना सकते हैं। पर्सनली आई यूज कोकोनट मिल्क फॉर मेकिंग एवरीथिंग। मैं हर थोड़े दिन में कोकोनट मिल्क बनाती हूँ, उससे मैं कर्ड भी बना लेती हूँ, वो कोकोनट मिल्क से मैं मिल्क शेक्स भी बना लेती हूँ, वो कोकोनट मिल्क से अगर मुझे केक बनाना है तो वो मिल्क में यूज कर लेती हूँ। तो कोकोनट मिल्क तो हार्डली एक कोकोनट कितना 30-40 रुपीज में मिलता है, और उससे पूरी गंजी भर के दूध बन जाते हैं, तो आप कितनी सारी चीजें उससे बना सकते हैं। सिर्फ फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको अल्टरनेटिव लेना ही है। ओके किसी ने लिखा है, आई गेस मैं लास्ट क्वेश्चन होंगी तो ऑलरेडी डिले हो गया, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी। किसी ने लिखा है कि कितने सारे कार्निवोर एनिमल्स हैं इस धरती पर, तो हम कार्निवोर की तरह क्यों नहीं रह सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है, हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो कार्निवोर एनिमल्स की तरह नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आप सड़क से चल के जा रहे हैं एंड वहां पे आपने किसी मुर्गी को मारा देखा, तो जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपको देख के ये नहीं लगे कि मैं घर पे पका के इसको लेके जाके पकाता हूँ, या आपको वहां पे खड़े खड़े आपके मुंह में पानी नहीं आएगा कि अरे वाह यार मैं इसको खा सकता हूँ, नहीं। बट आपकी जगह पे अगर कोई डॉग होगा या कोई कार्निवोर एनिमल होगा तो ही वुडंट थिंक ट्वाइस बिफोर ईटिंग दैट एनिमल जो वहां पे पड़ा हुआ है। तो हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो कार्निवोर एनिमल की तरह है ही नहीं। अगर आप इमेजिन करो कि मैं आपके सामने एक, जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो मैं उसी के रिलेटेड एग्जांपल लेती हूँ, तो समझ लीजिए मैं आपको एक मुर्गी दे रही हूँ, चलो जिंदा भी नहीं, मैं ये बोल सकती हूँ कि वो मुर्गी मर गई है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है कि वो पकी हुई है, या जिस तरीके से लोग पका के खाते हैं वैसा नहीं है, बट वो डेड है। एंड उसी के साथ में मैं आपको एक मैंगो रख के देती हूँ बगल में, तो आपको दोनों में से किसको देख के पानी आएगा? ऑब्वियसली मैंगो को, क्योंकि जिस कंडीशन में वो है उसको देख के आपको मुंह में पानी आ भी नहीं सकता। हमको मुंह में पानी इसलिए आता है देखिए कि वो जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके सामने, आपके सामने प्लेट में रखा जाता है, तो
कोई कार्निवोर एनिमल को पका के खाना नहीं दिया जाता। कभी आपने देखा है कि कोई कार्निवोर एनिमल अपनी गुफा में लेके जा रहा है एनिमल को हंट करके एंड देन पका के खा रहा है? नहीं। तो हमारे इंस्टिंक्ट मैच ही नहीं होते हैं कार्निवोर एनिमल्स की तरह, तो हमको जरूरत ही नहीं है। हमारा शरीर जैसा बना है हर्बिवोर एनिमल की तरह बना है, हम जो खाना चाहिए हमारे शरीर के लिए बना है वो डाइजेस्ट जो इजीली होता है वो हर्बिवोर एनिमल की तरह है। तो आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। एंड जैसे मैंने अपना मेल आईडी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप मेल पे भी पूछ सकते हैं। प्लस आप लोगों में से जिसने 10 वीक्स के लिए रजिस्टर नहीं किया होगा तो आप लोग बिल्कुल, मैंने एक लिंक शेयर किया, वहां पर जाके आप 10 वीक्स के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। एंड बिफोर वी लीव मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ। तो आप लोगों में से जो भी स्क्रीनशॉट में आना चाहते हैं आप लोग अपनी हैंड रेज कर सकते हैं, तो उनमें से मैं कुछ लोगों को पैनलिस्ट में ऐड कर दूंगी। एंड उसके बाद में आप लोगों के पास में ऑप्शन रहेगा कैमरा ऑन करने के लिए, एंड आई कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड जिनको भी ऑप्शन आ रहा है कैमरा ऑन करने का, प्लीज आप लोग अपना म्यूट रखिएगा माइक, सो दैट बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आप लोगों में से जितने लोगों ने हैंड रेज किया उनमें से मैं कुछ कुछ को ऐड कर देती हूँ पैनलिस्ट में। एंड जैसे ही आपको ऑप्शन आएगा कैमरा ऑन करने का, आप लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा। मैं एक बार नाम भी रिपीट कर देती हूँ जिनको मैंने पैनलिस्ट में ऐड किया। आकांक्षा, स्नेहल, एक और आकांक्षा है, फिर प्रेरणा है, विभाली। आप लोग को प्लीज ऑप्शन आ रहा है, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। ऋतुजा है, जुबेरिया है। आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट मैं क्विकली स्क्रीनशॉट ले लूंगी। एंड जब मैं वेबिनार अपने तरफ से एंड करूंगी तो आप लोगों को आप लोग रीडायरेक्ट होंगे फीडबैक लिंक के लिए, तो आप लोग प्लीज उसको फीडबैक फॉर्म फिल करिएगा। गिव मी अ फ्यू मोर मिनट्स, बस 3-4 और स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐड करना है पैनलिस्ट में। टिल देन आप लोग अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। प्रियंका, आकांक्षा, ऋतुजा, स्नेहल, विभाली, दिव्या। ओके, मैं क्विकली एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अभी भी 2-3 लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, तो आप लोग कर सकते हैं कैमरा ऑन। ज्योति, विभाली, स्नेहल, आप लोगों का स्क्रीन पे एक्चुअली नाम दिख रहा है बट आई गेस कैमरा ऑफ है आप लोगों का। दिव्या, आप एक्चुअली पैनलिस्ट में तो ऑलरेडी एडेड हो, तो आपको आना चाहिए ऑप्शन, आप एक बार चेक कर लीजिए।
ओके, मैं क्विकली एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके, 2-4 स्टूडेंट्स और जिनको ऐड होना है तो मैं इधर ऐड कर लेती हूँ। ओके, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। Give me a second. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया है। होप इंफॉर्मेटिव लगा होगा आप लोगों को। एंड मैं फिर से नितिन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया इस वेबिनार को कंडक्ट करवाने में। आप लोग प्लीज़, जब मैं एंड करूँगी वेबिनार तो आप लोगों के पास में फीडबैक लिंक का ऑप्शन आएगा, तो आप अभी जाइएगा, मैं अपने तरफ से एंड करूँगी तो उसके बाद में ही आप को फीडबैक लिंक मिलेगा। सो थैंक यू सो मच नितिन सर कि आपने Thank you very much to you also. थैंक यू Nice organization, nice description, and nicely presented, and very precisely and specifically you had pointed out the things, and the videos are also nice and very nice and specific presentation of your topic. Very nicely presented. Thank you very much, given opportunity to us and our students and volunteers to get the new information from your side. Thank you very much. थैंक यू सो मच Thank सर। you. थैंक यू Again we will organize this program on the theme on your with your NGO. You have to prepare the theme, and again we will organize the programs again. बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू रिचा फॉर बीइंग देयर फॉर द वेबिनार। एंड जब मैं एंड करूंगी तो प्लीज आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।